हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सबको हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। फिलहाल जल्द ही आपका जो टाइम पीरियड था ऑनलाइन का वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन आई है कि 18 जनवरी से आपकी जो स्कूलें हैं वो ओपन हो जाएंगी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, जिसमें कोविड-19 की पूरी पालना की जाएगी और आपकी जो ऑफलाइन क्लास है 9 से लेकर 12 तक की वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। फिलहाल तो अभी जो ऑनलाइन जो अपनी क्लास चल रही है उसके द्वारा ही आप अपने लेक्चर को पढ़िए। जब अपनी स्कूलें ओपन हो जाएंगी तब मैं फेस टू फेस जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं उनके बारे में एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो इन लेक्चरों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तब हम इन टॉपिकों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। वहाँ मैं नया चैप्टर स्टार्ट बाद में करूँगा, पहले इन टॉपिकों को रिवाइज करूँगा ताकि आपका जो पुराना जो सिलेबस है वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब आप मुझसे वहाँ पर फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले थे वो बात कर रहे थे डे बोगली के बारे में। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि डे बोगली ने क्या कहा। देखो, पहली बात तो आप ये मान के चलो, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है, रटना नहीं है। ये रटने वाला फंडा 10th क्लास तक चलता था भाई। फिलहाल ये रटने वाला फंडा आप दूर कर दीजिए। अगर आप रटने पे ध्यान दोगे तो आप कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाओगे, और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो आप उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट अटेंड नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन सीखनी है तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। और वो कब अच्छी होगी? जब आप चीज़ों को समझोगे, उसे पढ़ोगे, उसे तरीकों से सीखोगे। अगर उसके ऊपर न्यूमेरिकल अगर आपके सोल्व होने लग गए, जैसा मैंने मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था आपको, एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने आपको एक एक न्यूमेरिकल करवाए थे ताकि जो आपका जो टॉपिक है वो तरीके से रिवाइज हो जाए। इसी प्रकार जब मैं आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा तब मैं टॉपिक बाई टॉपिक इसके न्यूमेरिकल हिसाब से सोल्व करवाऊंगा, ताकि आपका जो पुराने वाला जो टॉपिक है वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। जब भी ऑफलाइन क्लास होगी तब मैं आपको एक एक टॉपिक के द्वारा वापस इस चैप्टर को रिवाइज करूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि हमारे आगे वाला जो चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग आएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएंगी, वो सब इसके ऊपर आधारित होंगी भाई। क्योंकि हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो सब कौन बताएगा? सब ये वाला चैप्टर बताएगा। तो बिना बात किए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे डे बोगली के बारे में। देखो, डे बोगली ने क्या कहा कि आपके पास जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके पास तो वेव और पार्टिकल नेचर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात तो डे बोगली ने भी कही कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उन सबके पास वेव नेचर होती है और साथ ही साथ उनके पास होती है पार्टिकल नेचर। लेकिन उसने एक बात काफी इंपॉर्टेंट कही, उसने ये भी कहा कि पार्टिकल के पास तो होती है जो होती है, इसके अलावा हर मैटर के पास, उसने कौन सा वर्ड यूज किया उस वर्ड पे आप ध्यान देना, उसने कहा हर मैटर के पास। अब पहली बात ये सर मैटर क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट बेसिक केमिस्ट्री में। कहा था मैटर क्या होता है, हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। द्रव नहीं है, द्रव तो एक अवस्था है पदार्थ की, और द्रव्य क्या होता है? मैटर होता है। बात समझ आ रही है? इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि द्रव तो एक पदार्थ की अवस्था होती है और द्रव्य क्या होता है? मैटर होता है। हाँ भाई, तो उसने क्या कहा कि आपके सब एटॉमिक पार्टिकल के पास तो वेव और पार्टिकल नेचर होती ही होती है, इसके अलावा हर मैटर के पास भी कौन सी नेचर होती है? वेव नेचर। कौन सी नेचर होती है? इसने मैटर के वेव नेचर के बारे में, किसके बारे में? हिंदी में बात करूं तो तरंग प्रकृति के बारे में। किसके बारे में बताया? तरंग प्रकृति के बारे में बताया। किसने बताया? ये बताया हमें डे बोगली ने। किसने बताया? एक साइंटिस्ट था डे बोगली। हिंदी बोले तो इसे बोलते डे बोगली। अब चाहे हिंदी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, नाम तो चेंज होने से रहा भाई, इसे बोलते हैं डे बोगली। ठीक है, तो डे बोगली ने हमें ये कहा कि आपके पास जितने भी मैटर होते हैं उनके पास भी कौन सी नेचर होती है? वेव नेचर। यानी उसके पास भी कौन सी प्रकृति होती है? तरंग प्रकृति। और अगर उनके पास भी तरंग प्रकृति है तो तरंग की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। भाई अगर तरंग प्रकृति है तो उसकी क्या होगी? तरंग दैर्ध्य होगी। क्या होगी? तरंग दैर्ध्य, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो वेवलेंथ। क्या बोलते हो जी? वेवलेंथ। और जिसे हम दिखाते हैं लैम्बडा से। किसे दिखाते हैं? लैम्बडा से। बताया था मैंने आपको वेव के बारे में, जब मैंने आपको तरंगों के गुण बताए थे तब मैंने बताया था आपको लैम्बडा के बारे में। तो उसने क्या कहा? डे बोगली ने ये कहा कि आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल के पास तो वेव पार्टिकल नेचर होती ही होती है, इसके अलावा मैटर के पास भी कौन सी नेचर होती है? वेव नेचर। क्योंकि अगर मैं मैटर हूं, आप भी अगर मैटर हो, तो आपके पास पार्टिकल नेचर तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन आप इमेजिन करो हमारे अंदर भी वेव नेचर हो सकती है क्या? तो ये बात किसने कही? ये बात कही डे बोगली ने कि हर मैटर के पास क्या नेचर होती है? वेव नेचर। कौन सी नेचर होती है? वेव नेचर। और अगर उसके पास वेव नेचर होगी यानी उसके पास तरंग प्रकृति होगी तो उसके पास तरंग दैर्ध्य भी होगी। अगर उसके पास तरंग दैर्ध्य है तो उसके पास लैम्बडा भी होगा। उस लैम्बडा को उसने कैलकुलेट करके बताया हमें कि लैम्बडा
हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि डे ब्रोगली ने क्या कहा, डे ब्रोगली ने ये कहा कि जितने भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, जितने भी हमारे पास मैटर है, उनके पास कौन सी नेचर होती है, वेव नेचर। कौन सी नेचर होती है, वेव नेचर। उस वेव नेचर के कारण इनके पास क्या होती है, तरंग दैर्ध्य, यानी इसके पास क्या होती है, लैम्बडा। क्या होती है, लैम्बडा। उस लैम्बडा को उसने कैसे कैलकुलेट किया, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं ताकि आपको पीछे वाला टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाए। उसने कहा अगर इसके पास वेव नेचर है तो E बराबर होगा अपने पास एच न्यू। क्या होगा, E बराबर हमारे पास होगा एच न्यू। ये बताया था मैंने आपको, चूंकि न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्बडा, तो ये बन जाएगा एच सी बाई लैम्बडा। क्या बन जाएगा, एच सी बाई लैम्बडा। इक्वेशन में डाला था मैंने फर्स्ट इसको। दूसरा, अगर पार्टिकल नेचर है तो E बराबर हो जाएगा एम सी स्क्वायर। इसे बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आइंस्टीन समीकरण। आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन होती है, इसे बोलते हैं आइंस्टीन समीकरण। ये डाल दी मैंने इक्वेशन नंबर 2। बताओ ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, बताओ दोनों फॉर्मूले बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला था, एच सी बाई लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, एम सी स्क्वायर। तो स्क्वायर सी कट गया, तो बताओ एच अपॉन लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, एम सी। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, एच अपॉन एम सी। जहां सी क्या है, वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को बोल दिया उसने वी, तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया रे, एच अपॉन एम वी। क्या हो गया, एच अपॉन एम वी। चूंकि हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी बराबर होता है मोमेंटम। इसे बोलते हैं हिंदी में रेखीय संवेग। क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग। रखो वैल्यू यहां, तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया, एच अपॉन पी। क्या हो गया हमारे पास, एच अपॉन पी। जहां पर एच क्या है, जहां पर एच भाई प्लांक्स स्थिरांक। क्या है, प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहां तक कोई परेशानी है किसी को। यानी इसका मतलब तो ये हुआ, जैसे जैसे पी बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा, वैसे वैसे लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। यानी जो लैम्बडा है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, पी के। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, पी के। यानी अगर इसके बीच में ग्राफ बनाऊं मैं, अगर लैम्बडा के बीच में और पी के बीच में अगर मैं ग्राफ बनूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसे बोलते हैं रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला मैं बोला रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला, रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला। हिंदी में बात करें तो बोलते हैं परवलयाकार। क्या बोलते हैं, परवलयाकार ग्राफ। कौन सा ग्राफ हो गया है, ये ग्राफ हो गया परवलयाकार। एक एक चीजों को आप ध्यान से देखो भाई, आपको पूरी बातें तरीके समझ में आएंगी कि डे ब्रोगली ने क्या कहा। बात समझ आ रही है आपको, डे ब्रोगली ने कहा कि इसके अगर इसके पास कौन सी नेचर है, ये अपने पास है वेव नेचर का। कौन सा फॉर्मूला है, अगर उसके पास वेव नेचर है तो उसकी एनर्जी होगी E बराबर एच न्यू, या मैं कहूंगा E बराबर एच सी बाई लैम्बडा। और अगर उसके पास पार्टिकल नेचर है, अगर उसके पास पार्टिकल नेचर है तो कौन सी एनर्जी होगी भाई, E बराबर एम सी स्क्वायर। दोनों बराबर हो जाएंगे, ये से कट जाएगा और लैम्बडा बराबर हो जाएगा अपने पास एच अपॉन एम सी। सी बराबर लिख देंगे वी, तो लैम्बडा अपने पास एच अपॉन एम वी। चूंकि हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होती है हमारे पास रेखीय संवेग, रखी वैल्यू, तो लैम्बडा ऊपर पे होगा एच अपॉन पी। जहां पर एच एक स्थिरांक है तो लैम्बडा किस पर डिपेंड करेगा, ओनली फॉर ओनली रेखीय संवेग पर। यानी जैसे जैसे संवेग बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको दे दे लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, चूंकि हम जानते हैं लैम्बडा 1 क्या होगा, लैम्बडा 1 हो जाएगा एच अपॉन पी 1, लैम्बडा 2 क्या होगा, एच अपॉन पी 2। तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 क्या हो जाएगा रे, P2 अपॉन P1। निकाल सकते हो ना भैया से कि अगर तुम्हें दो मैटर दे दे, अगर तुम्हें दो मैटर दे दे और दो मैटर के तुम्हें दे दे P2 और P1 की वैल्यू, एक की लैम्बडा 1 दे दे और दूसरे की लैम्बडा 2 पूछे, तो निकाल सकते हो ना भाई। इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो आप, वेवलेंथ। यानी आप इस फॉर्मूले से मैटर की क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ। देखो आप इस फॉर्मूले से मैटर की क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ। देखो अब आप देखो, या एम क्या है, एम यहां पर है मास, एम क्या है यहां पर, मास। क्या है यहां पर, एम मास। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हमारा मास बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा मास बढ़ेगा हमारी लैम्बडा क्या हो जाएगी, कम। यानी हमारी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। देखो आप एक एक चीजों को सीखना ध्यान से। मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले मैंने आपसे सीखा कि पी बढ़ रहा है तो लैम्बडा कम हो रही है। अब पी क्या होता है, एम वी। यानी अगर एम बढ़ेगा तो लैम्बडा क्या हो जाएगी, कम। लैम्बडा क्या होती है, लैम्बडा क्या होती है भाई, देखो जी एक एक चीजों को आप ध्यान समझना, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, लैम्बडा क्या होती है, मैंने कहा था कोई भी जो वेव होती है यहां से स्टार्ट होती है, ऐसा कंप्लीट हो गई। एक तरंग एक संग, इसे बोला था हमने सुरंग। क्या बोला था, इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं क्रस्ट, हिंदी में बोलते हैं सुरंग। और नीचे वाले एरिया क्या बोलते हैं हम, गर्त। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं गर्त, या हिंदी बोले तो वो, इंग्लिश में बोले तो ट्राफ। ये होता है। मैंने कहा था कोई भी वेव कब पूरी होती है, कोई भी वेव एक सुरंग और एक गर्त को मिलाकर पूरी होती है, ठीक है। लैम्बडा क्या होती है, लैम्बडा क्या होती है बताया था मैं लैम्बडा को, लैम्बडा होती है दो क्रमागत होता है, इंग्लिश में बोले तो अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, दो क्रमागत संगो है गर्तों के मध्य की दूरी, गर्तों के मध्य की दूरी, ये बोलते हैं लैम्बडा। अब यहां पर तो दो एक ही संग है तो हमें एक वेव और लेनी पड़ेगी, तो ले लेंगे एक वेव हो, इसमें कौन सी बड़ी बात। ये लो जी,
बताओ ये भी क्रस्ट है कि नहीं, ये भी सुरंग हो गया। इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्बडा, और ये दूरी भी क्या कहलाएगी, लैम्बडा, क्योंकि परिभाषा क्या है, दो क्रमागत सुरंगों, तो दो क्रमागत सुरंग ये तो होंगे, दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, लैम्बडा कहलाती है। अब आप सोचो कि अगर मास बढ़ेगा तो लैम्बडा क्या होगी, कम होगी। अगर लैम्बडा कम होगी तो मैं कहूंगा वेव कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो मतलब ये तो हो जाएगी वेव, मैं कहूंगा लैम्बडा बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम। इसलिए हमारी जो वेव होती है हमको ऐसी दिखाई देती है। देखो अगर लैम्बडा बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कम, तो मैं कहूंगा आपको जो वेव दिखेगी, बताओ क्या विजिबल हो सकती है क्या, मैं कहूंगा वेव, वो वेव तो आपको दिखाई ही नहीं देगी। देखो देखो आप बोर्ड पे देखो ध्यान से, लैम्बडा, भाई लैम्बडा क्या होगी, लैम्बडा ये तो होगी, इसको तो बोलोगे लैम्बडा, तो जैसे जैसे लैम्बडा कम होती जाएगी तो मैं कहूंगा वेव तो पूरी मिल जाएगी ऐसे। मैं कहूंगा आपको वेव एक लाइन की जैसे दिखाई, क्या दिखाई देगी, एक लाइन के रूप में दिखाई देगी। यानी आप अपनी वेव नेचर को मेजर नहीं कर पाते। हमारे अंदर वेव नेचर तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती, हमारा मास तो ज्यादा है, हमारा मास तो ज्यादा है, और मास ज्यादा हो जाने के कारण हमारी लैम्बडा क्या हो जाती है, कम। और लैम्बडा क्या होती है, दो क्रमागत संघों गर्तों के मध्य की दूरी। और अगर ये कम हो जाएगी तो मैं कहूंगा आपको जो अपनी वेव है कैसी दिखाई देगी, एक लाइन के रूप में। क्या दिखाई देगी, एक लाइन के रूप में। देख लीजिए आप, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां पर छिपी हुई है। पता लग रहा है आपको कि हमारी वेव होती है, हमारे अंदर भी वेव नेचर होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमारी लैम्बडा कम होती, और हमारी लैम्बडा कम हो जाने के कारण से ये जो एरिया है वो कम हो जाता है और आपको वेव दिखती है ऐसे, यानी आपको वेव एक लाइन के रूप में दिखाई देती है। क्लियर बात हो गई, ये बात समझ आ गई आपको। फिर एक एक्सपेरिमेंट आया था डेविसन और जर्मर का। वह एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैंने आपको बता दिया था। वो एक्सपेरिमेंट तो ऐसे भी एडवांस कॉन्सेप्ट में है, वो तुम्हारे सिलेबस में चलता भी नहीं है, फिर भी मैंने उसको डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंपॉर्टेंट। वो बात कौन सी है, देखो जी, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो डे ब्रोगली था उसने क्या क्या बताया हमें। उसने मुद्दे वाली बात यही कही थी कि मैटर के पास भी वेवलेंथ होती है, और कैसे होती है वो सब मैंने आपको बता दिया। यानी हमारे अंदर भी वेव नेचर है, बस अलग बात है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई देती, क्योंकि हमारा मास बढ़ता है, और मास बढ़ जाने के कारण लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं हम आगे की। देखो जी, अब हम आगे की बात कर रहे हैं, और आगे की बात में क्या करने वाले हैं, देखो जी। हाँ भाई, तो आगे की बात क्या है, अपने पास साइंटिस्ट था बोहर। कौन था जी, बोहर। जानते हो बोहर का परमाणु मॉडल तो आपने खूब पढ़ा था, पढ़ाई मैंने आपको तरीके से था। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन, देखो उसने कहा आपके पास ये एटम है, इस एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, यही है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगा रहा है, साहब लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन चारों उसके। ये बात बोहर ने कही। उसने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में, यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मैं, बोहर ने, जिसे आप बाद में बोलते हो, इसे बाद में बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोला गया इसे बाद में, इसे बाद में बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। बताऊंगा मैं आपको, आगे ये आएगी, ठीक है, टेंशन ना लो। फिलहाल तो आप सुनो बात को। उसने क्या कहा, आपके पास एक एटम है, इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाते हैं, उसके चक्कर क्या लगाते हैं, चक्कर किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में। किसमें लगाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में। और उसने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, देखो जिसके लिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, MVR। क्या होता है, MV कौन सा संवेग होता है, रेखीय संवेग। कौन सा संवेग होता है, रेखीय संवेग इंटू R। यानी अगर रेखीय संवेग को अगर मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कौन सा संवेग आ जाएगा, कोणीय संवेग, इक्वल टू होता है NH/2π। ये बात किसने कही, ये बात कही बोहर ने। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, पूर्ण गुण, यानी n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 एंड सो। यानी ऐसा नहीं होगा, n की वैल्यू ऐसी बिल्कुल नहीं होगी, यानी n की वैल्यू भिन्नात्मक नहीं होगी, n की वैल्यू होगी पूर्ण वैल्यू, 1 2 3 4 इस प्रकार वैल्यू होगी। ये बात किसने कही, ये बात कही वैज्ञानिक नील्स बोहर ने। बात समझ आ रही है आपको। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान MVR का मान NH/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणज। लेकिन नील्स बोहर अपने पूरे जीवन काल में इसको नहीं बता पाया कि MVR इक्वल टू NH/2π कैसे होता है। उसने कह तो दिया कि MVR इक्वल टू NH/2π होता है, लेकिन ये कैसे होता है इसकी जानकारी नील्स बोहर को नहीं थी। उसको सिद्ध किसने किया, उसे बताया भाई डे ब्रोगली ने। किसने बताया, डे ब्रोगली ने। यानी डे ब्रोगली ने इसको सिद्ध किया कि MVR इक्वल टू NH/2π किस प्रकार होता है। उसने क्या किया, उसने ये कहा कि MVR इक्वल टू NH/2π किस प्रकार आता है। ये बात किसने बताई, डे ब्रोगली ने। ये बोहर की कमी थी भाई, जिसको किसने सुधारा, डे ब्रोगली ने सुधारा। और वो किस प्रकार सुधारा वो बात मैं आपके सामने करने वाला हूं।
तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई कि डे ब्रोगली का एक अच्छा काम ये रहा कि जो बात बोहर नहीं बता पाया उस बात को किसने बताया, उस बात को बताया वैज्ञानिक डे ब्रोगली ने। अब देखो डे ब्रोगली ने क्या कहा, तो हमारे टॉपिक का नाम यही था आज का। ये बात इससे पहले मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको पीछे वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था वो एक बार रिवाइज हो जाए। क्लियर बात है। अब बात करते हैं आगे। देखो जी, हमारे टॉपिक का नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में बोले तो कोणीय संवेग की व्याख्या। कोणीय संवेग की व्याख्या कि कोणीय संवेग की व्याख्या किस प्रकार की। देखो किसने की व्याख्या, पहली बात तो व्याख्या की डे ब्रोगली ने। किसने की? डे ब्रोगली ने। किसने की जी? इसकी व्याख्या की वैज्ञानिक डे ब्रोगली ने। किसने की? डे ब्रोगली ने। बताया तो बोहर ने था, लेकिन सीधा समझाया किसने हमको? हमें समझाया डे ब्रोगली ने। डे ब्रोगली ने क्या कहा? देखो जी, डे ब्रोगली ने क्या कहा पहले तो बताता हूं। बोहर ने क्या कहा? बोहर ने तो कहा था आपके पास ये ऑर्बिट है, ये एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर। ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन डे ब्रोगली ने ऐसा नहीं किया। डे ब्रोगली ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, देखो इसकी बात क्या थी, उसने क्या कहा, ये भी आपके पास एटम है, ये तो किसका है भाई? ये तो मैं कहूं ये तो अपने पास है बोहर का। किसका है? ये तो अपने पास बोहर का है, बोहर्स का है। ठीक है, बोहर्स एटम है। ये तो कौन है भाई? बोहर का एटम है। देखो डे ब्रोगली ने क्या कहा, डे ब्रोगली ने कहा आपके पास ये एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के चारों ऐसे चक्कर नहीं लगाता, ऐसे चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वेव के रूप में। कैसे लगाता है? ऐसे। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव के रूप में घूमता है। कैसे घूमता है? बनाता हूं साफ साफ आपको ताकि आपको बातें वो भी समझाए। ये ग्राफ एनसीईआरटी में बनाया हुआ है भाई, और बताऊंगा देखो इससे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी पता लग जाएगा आपको कि इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार उसने कहा भाई, बोहर ने तो मैं ये कहा कि आपके पास ये एटम है, इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन डे ब्रोगली ने कहा आपके पास ये एटम है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो किस रूप में लगाता है? वेव के रूप में। किस में लगाता है? वेव के रूप में। किस रूप में लगाता है? वेव के रूप में चक्कर लगाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएगा। ये तो अपने पास कौन सा पाथ है? ये तो अपने पास है सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ है? चक्कर लगा रहा है ना ऐसे सर्कुलर, इसे बोलते हैं सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ है? ये अपने पास है सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू बोहर। बोहर ने तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है किस रूप में लगाता है? चक्कर, यानी सर्कुलर पाथ के रूप में लगाता है। लेकिन डे ब्रोगली ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी नेचर कैसे होती है? वेव नेचर के रूप में। किस तरंग के रूप में लगाता है, ऐसे जिग ऐसे डिजाइन वाला चक्कर लगाता है। वो कौन लगाता है? अकॉर्डिंग टू डे ब्रोगली। डे ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो कैसे लगाता है? एक वेव के रूप में लगाता है। जबकि बोहर ने क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कैसे लगाता है? एक सर्कुलर पाथ के रूप में लगाता है। ये बात किसने कही? डे ब्रोगली ने कही। और इसी बात से वो सिद्ध करेगा। क्या सिद्ध करेगा? देखो अब मैं बात करता हूं कुछ आगे की। यहां तक की बात आपको क्लियर है? एक बार देख लो आप कि यहां तक की बात आपको पूरी क्लियर है कि नहीं। समझ बात में क्या कह रहा हूं? वापस सुना मेरी बात को ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बात सुना आप तरीके से, जान को इस बात को तरीके सुनो। उसने ये कहा, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो सर्कुलर तरीके से लगाता है। लेकिन डे ब्रोगली ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसका पाथ कैसे लगाएगा? वेव, यानी तरंग के ऐसे लगाएगा। तरंग के रूप में क्या लगाएगा? वो चक्कर लगाएगा। बात समझ आ रही मेरी क्या कह रहा हूं? अब सुनो बात ध्यान से, आगे की बात सुनो आप, और वो बात काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बात है इंपॉर्टेंट? पहले बात सुनो मेरी बात ध्यान से। बात कौन सी इंपॉर्टेंट है? अगर मैं बोहर की बात करूं तो बोहर ने कहा अगर आपके पास पहला ऑर्बिट है, देखो यहां लिख रहा हूं मैं बोहर, यहां क्या लिख रहा हूं मैं? बोहर, और यहां लिख रहा हूं मैं डे ब्रोगली। कि डे ब्रोगली बोहर में क्या समानता है? देखो आप, बोहर ने कहा अगर मैं n बराबर 1 ले लूं, n क्या है? n हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये होता है n बराबर नंबर, n बराबर 2 3 4 पढ़ाया था ना बोहर में, तो बोहर में आया था खूब हमारे पास। बोहर ने कहा आपके पास चाहे ऑर्बिट कोई सा ही हो, आप चाहे n बराबर 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, चाहे आप कोई सा ले लो, आपके पास चाहे ऑर्बिट कैसा ही हो, जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा वो कैसे लगाएगा? देखो एक बात को ध्यान से, जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ऐसे ही लगाएगा, सर्कुलर पाथ में। किस पाथ में लगाएगा? सर्कुलर पाथ में। किस पाथ में लगाएगा? सर्कुलर पाथ में। यह बात किसने कही? बोहर ने कहा आपके पास चाहे ऑर्बिट हो फर्स्ट, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे 4 हो, चाहे कोई सा ही हो, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएगा वैसे लगाएगा चक्री के रूप।
सर्कुलर पाथ में लगा है। ये बात किसने कही? ये बात कही किसने? बोहर ने। लेकिन ये बात डे ब्रोगली नहीं कही। डे ब्रोगली ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, सुनो ध्यान से, उसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होगा। मेरी बात को सुनना ध्यान से, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। देखो डे ब्रोगली ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होगा, यहां भी पहला ऑर्बिट था, यहां भी पहला ऑर्बिट था, उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है तो वो जो चक्कर लगाता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है, जब n की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट बात कही इसने। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अकॉर्डिंग भी देखो इसने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। पहले में नहीं, आप चाहे कोई सी ऑर्बिट में चले जाओ, उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। लेकिन डे ब्रोगली ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। यानी डे ब्रोगली की और बोहर की बताओ ये समानता है कि नहीं? कि डे ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो सर्कुलर पाथ में लगाता है, वो बोहर के अनुसार, सॉरी बोहर के अनुसार, बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो सर्कुलर पाथ में लगाता है, चाहे आपके पास ऑर्बिट कोई सा ही हो। डे ब्रोगली ने क्या कहा कि जब आपके पास ऑर्बिट पहला होगा, जब आपके पास ऑर्बिट पहला होगा तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ। कैसा होगा? सर्कुलर पाथ। कब? जब आपके पास ऑर्बिट कैसा होगा? पहला। लेकिन अगर आपके पास ऑर्बिट बढ़ जाए, n बराबर कितना हो जाए? 2, तो अब पाथ सर्कुलर नहीं होगा। देखो इंपॉर्टेंट बात, अब पाथ सर्कुलर नहीं होगा, अब पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। वेव बना देता हूं, ऐसा हो जाएगा। अब पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। 2 वेव बन गई यार, देखो यहां से 2 वेव बना दी मैंने। एक वेव ये रही देखो, और दूसरी वेव दिख रही है आपको 2 वेव। अगर मान लो n बराबर 3 हो जाए तो पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 वेव बनेगी। साफ सा बनाते हैं, साफ नहीं बना। देखो देखो ये भी थोड़ा क्लियर नहीं बना, अभी बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो कई बार डायग्राम गड़बड़ हो जाते हैं। ये पहली वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, और ये तीसरी वेव हो गई। ठीक है, दिख रहा है साहब आपको? 1 2 3 दिख रही है आपको, सही है। ये अपने पास 3 वेव होगी। अगर मान लो अगर आपके पास m बराबर 4 है, 4, तो आपके पास 4 वेव आएंगे। कैसे आएंगे 4 वेव? 1 2 3 और ये 4, 3 ही रह गई। ये तो अपने पास 3 रह गई, ये हमारे 4 लेनी है हमको। 4 बनाओ आप, कैसे बनेगी 4 हमारे पास ऐसे बनेगी। देखो ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये चौथी वेव। दिख रही 4 वेव आपको। अगर आपके 5 हो तो 5 वेव बन जाए, 6 तो 6 वेव बन जाएगी। काफी सारी वेव बनेगी। ध्यान से देखो आप इसको, आप इस चीज को ध्यान देखो, क्या कह रहा है वो। ये बात कौन कर रहा है? डे ब्रोगली क्या कह रहा है? सुनो ध्यान से बात, मुद्दे वाली बात तो आप समझो। बोहर ने क्या कहा, आपके पास चाहे कोई सा ऑर्बिट हो, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा, तो छठा, कोई सा ही हो, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसका पाथ होगा सर्कुलर। कैसा पाथ होगा उसका? सर्कुलर। लेकिन डे ब्रोगली ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होगा, जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होगा तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा? यानी यहां भी पाथ सर्कुलर है और यहां भी पाथ सर्कुलर। कौन सी ऑर्बिट में? ओनली फॉर ओनली पहले ऑर्बिट में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि डे ब्रोगली में और बोहर में समानता कौन से ऑर्बिट में होती है? तो कौन से में होती है? पहले ऑर्बिट में। पहले ऑर्बिट में तो ये भी सर्कुलर पाथ होता है और ये भी कौन सा पाथ होता है? सर्कुलर। लेकिन जैसे ही ऑर्बिट बढ़ेगा तो नेचर कैसे हो जाएगी उसकी? वेव नेचर। कैसी हो जाएगी? वेव नेचर। दिख रही है आपको? जितने ऑर्बिट होते हैं, मेरी बात सुनना, जितना ऑर्बिट होगा उसमें उतनी ही वेव होंगी। यानी इसका मतलब ये होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। मेरी बात को सुनना ध्यान से, अकॉर्डिंग डे ब्रोगली, यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेव। देखो एक नई बात यहां से निकल के आ गई, जितने नंबर का ऑर्बिट होगा ना उसमें उतनी ही वेव होंगी। यानी अगर यहां पर 2 ऑर्बिट है तो यहां वेव कितनी होगी? 2 दिख रही है आपको। यहां 3 है तो कितनी है? 1 2 3। यहां 4 कितनी है? 1 2 3 और 4। यानी जितना आपके पास ऑर्बिट होगा आपके पास वेव भी उतनी ही होंगी। यह बात किसने कही? यह बात कही डे ब्रोगली। किसने कही? डे ब्रोगली ने। यानी अगर मान लो आपसे मैं ये कहूं, अगर मान लो मैं आपको ये डायग्राम बना के दे दूं, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया। कौन सा डायग्राम? जो मैं नीचे बनाया आपको मैंने ये डायग्राम बना के दे दिया। दिख रहा है आपको ये डायग्राम? आपको मैंने ये डायग्राम बना के दे दिया और मैं कह रहा हूं बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी। अगर इसके लिए Z बराबर अगर मैं 1 दे दूं, आपको इसका परमाणु क्रमांक दे दिया मैंने Z बराबर 1, और मैं पूछ रहा हूं बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
यही होता है। अब z की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1, अब तुम्हें चाहिए n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कैसे पता लगाओगे? मैंने कहा था जितनी वेव होंगी, देखो 1 2 3, जितनी वेव होंगी तो नंबर ऑफ वेव इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी जितनी वेव होंगी उतने क्या होंगे उसके अंदर ऑर्बिट। तो वेव कितनी है इसके अंदर 1 2 3, तो ऑर्बिट भी कितना आएगा हमारे पास, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 3 आएगी, नहीं आएगी। यानी आप इन डायग्राम को देखकर क्या निकाल सकते हो, n z आपको दिया जाएगा, बताओ यहां से एनर्जी फाइंड आउट होगी कि नहीं होगी। इस प्रकार कंपटीशन के एग्जाम में आपको फंसाया जाता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। यानी आपको डायग्राम में जितनी भी वेव दिखे वो सारी किसके बराबर होती है, ऑर्बिट के बराबर। किसके बराबर होती है, ऑर्बिट के बराबर। बात समझ में क्या हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ। क्लियर बात है? वापस समझो बात को ध्यान से। बोहर ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो लगाता है सर्कुलर ऑर्बिट में, चाहे आपके पास ऑर्बिट कैसा ही हो, ठीक है। डे ब्रोगली ने क्या कहा, पहले ऑर्बिट में लगाएगा सर्कुलर पाथ में, और जब ऑर्बिट 2 3 4 5 हो जाएंगे तो उसकी नेचर हो जाएगी वेव नेचर। कैसी नेचर हो जाएगी, वेव नेचर। और एक बात उसने इंपॉर्टेंट ये कही कि जितना ऑर्बिट होगा उसमें उतनी ही वेव होंगी। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो वेव 2 होंगी, ऑर्बिट नंबर 3 है तो वेव 3 होगी, अगर ऑर्बिट नंबर n है तो वेव कितनी होंगी, n कितनी होंगी, n। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऑर्बिट नंबर अगर मैं n कर दूं तो वेव भी कितनी होगी, n होगी, सीधी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर नंबर ऑफ वेव है, जितना ऑर्बिट उतनी वेव। अगर नंबर ऑफ n है तो वेव भी कितनी होगी मेरे पास, n होगी कि नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। अब निकालूंगा फॉर्मूला, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या था, कोणीय संवेग की व्याख्या। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ध्यान रखना, डे ब्रोगली और बोहर में केवल और केवल पहले ऑर्बिट में समानता है, आगे फिर समानता नहीं है। और एक बात निकल के आई ऐसे, जितना ऑर्बिट होगा उतनी ही क्या होगी, उसकी वेव होगी। यानी आपको डायग्राम देख के जैसे आप पूछो 1 2 3 और 4, तो बताओ यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी नहीं आएगी। और मान लो 5 में 5 आएगी 6 तो 6 आ जाएगी। निकाल सकते हो ना, आप निकाल सकते हो, डायग्राम को देखकर आप ऑर्बिट निकाल सकते हो। अब सुनो बात आएगी, हमें करनी है व्याख्या, हमें क्या करनी है, व्याख्या। तो यहां तक की तो बात आपको समझ में आ गई कि बोहर में डे ब्रोगली में समानता क्या थी, असमानता क्या थी। अब सुनो, उसने क्या कहा, आपके पास ये अपने पास एटम, अब बता रहा हूं व्याख्या कैसी होती है। ये अपने पास एटम है और यहां पर इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा आज, ठीक है। इस प्रकार चक्कर लगा रहा है वेव के रूप में। आप जानते हो, बताओ ये श्रृंग है कि नहीं, ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग, बताओ 2 क्रमागत श्रृंग है कि नहीं। और तुम जानते हो 2 क्रमागत श्रृंगों के मध्य की दूरी क्या होती है, लैम्बडा। क्या होती है, लैम्बडा। अरे होगी कि नहीं होगी भाई, ये भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा। बताया था अभी मैंने आपको कि 2 क्रमागत श्रृंगों के मध्य की दूरी क्या होती है, लैम्बडा। और गर्तों के मध्य की दूरी भी क्या होती है, लैम्बडा। तो आप चाहे गर्त की दूरी ले लो चाहे श्रृंग की दूरी, लैम्बडा तो होगी, होगी कि नहीं होगी भाई। हमें डे ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है वेव के रूप में, तो अगर चक्कर लगाएगा तो श्रृंग बनेंगे। तो 2 क्रमागत श्रृंगों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्बडा। अगर मान लो वेव, यहां पर जो वेव है, ये अपने पास जो वेव है अगर n हो, कितनी हो, n, तो लैम्बडा कितनी हो जाएगी, n लैम्बडा। कितनी हो जाएगी, n लैम्बडा। पता होगी कि नहीं होगी भाई। एक वेव 2 वेव की बनती है लैम्बडा, अगर मान लो वेव अगर पर n है तो बताओ n लैम्बडा होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। और ये पाथ कैसा है, सर्कुलर, स्पेरिकल है ना, ये स्पेयर दिख रहा है आपको, और स्पेयर की जो सरकमफेरेंस होती है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा, बताओ ये परिधि है कि नहीं। ये क्या है, ये हमारे पास है परिधि। क्या है, परिधि। क्या है, परिधि। और जानो परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के। ये तो गणित पढ़ी होगी तुमने कि परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के। यानी मैं तो ये कहूंगा कि 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, n लैम्बडा। कितना हो जाएगा, यानी इस 2 पाई आर में कितनी वेव है, अगर एक वेव यानी 2 वेव के बीच की दूरी लैम्बडा है, और अगर इसके अंदर n वेव है तो बताओ n लैम्बडा आएगी नहीं आएगी। और n लैम्बडा किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर। परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर बराबर होगा मेरे पास n लैम्बडा। कितना हो जाएगा मेरे पास, n लैम्बडा। ध्यान से देख लीजिए आप इस फॉर्मूले को, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई अपने पास, भाई इन 2 वेव के मध्य की दूरी अपने पास लैम्बडा है, ये पूरा एरिया 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा मेरे पास n लैम्बडा। चूंकि हम जानते हैं कि लैम्बडा बराबर क्या होता है मेरे पास, h/mv। निकाल के दिया था ना मैं, डे ब्रोगली ने, डे ब्रोगली बताया था कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, h/mv। रखो वैल्यू यहां पर, तो बताओ 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, n × h/mv। रख दी लैम्बडा की वैल्यू। अब इसको यहां ले जाओ आप, mv को ले जाओ यहां, तो 2 पाई आर × mv बराबर हो जाएगा nh। कितना हो जाएगा, nh। तो बताओ यहां से अगर मैं mvr निकालूं तो बताओ mvr बराबर क्या आ जाएगा, nh। बताओ बट्टे में 2 पाई जाएगा, नहीं जाएगा, आ गया, निकल के आ गया फॉर्मूला। बताओ सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। यानी ये बात किसने कही, ये बात कही डे ब्रोगली ने। किसने कही, डे ब्रोगली ने। किसने कही, डे ब्रोगली ने कहा कि इस प्रकार
कोणीय संवेग का मान क्या होता है, NH/2 हो गया ना सिद्ध। क्योंकि हमको पता है दो वेव के बीच की दूरी होती है लैम्बडा, दो क्रमागत संघों के मध्य की दूरी होती है लैम्बडा। अगर इसके पास n वेव है तो दूरी हो जाएगी n लैम्बडा, और ये किसके बराबर होगा, 2πr के। रखा वैल्यू, लैम्बडा क्या होता है, H/mv, वैल्यू रख देंगे, बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा। तो जिस बात को बोहर सिद्ध नहीं कर पाया उस बात को किसने सिद्ध कर दिया, किसने सिद्ध कर दिया, डे ब्रोगली। किसने सिद्ध कर दिया, डे ब्रोगली। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस प्रकार डे ब्रोगली ने अपने सिद्धांत की क्या कर दी, व्याख्या। किसकी, कि कोणीय संवेग जो है इसे बोलते हैं कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। उसने बताया कि किस प्रकार कोणीय संवेग जो है वो NH/2π के क्या होता है, बराबर। ध्यान से देख लो आप, इस प्रकार व्याख्या हुई कि नहीं हुई, कि जो कोणीय संवेग है वो NH/2π के किस प्रकार बराबर होता है। क्लियर बात समझ आ गई आपको, कि जो अपने पास कोणीय संवेग है वो mvr जो है NH/2π के बराबर किस प्रकार होता है। तो ये बात थी भैया डे ब्रोगली के बारे में। आपके एनसीईआरटी ने तो केवल 2 लाइन लिखी है डे ब्रोगली के बारे में, कि डे ब्रोगली का फॉर्मूला बस केवल इतना बताया उन्होंने कि लैम्बडा बराबर होता है H/m, इतना कह के छोड़ दिया। मैंने आपको पूरा बता दिया कि डे ब्रोगली के बारे में और कौन कौन सी बातें बन सकती। समझ आ गई बात आपको। तो यहां का डे ब्रोगली क्या था, उसने ये बताया कि मैटर के पास भी वेव नेचर होती है। फॉर्मूला कैसे निकलता है बताया मैंने आपको। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो पाथ सर्कुलर होता है, लेकिन जब दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऑर्बिट में चलेगा तो उसका पाथ हो जाएगा वेव के जैसा। और मैंने कहा जितना ऑर्बिट होगा उसके अंदर उतनी ही क्या होंगी, वेव होंगी। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर होगा नंबर ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू डे ब्रोगली। क्लियर है। समानता क्या होगी, पहले ऑर्बिट में बोहर में डे ब्रोगली में समानता होगी, क्योंकि वो भी कहता है पहले में चक्कर लगाएगा सर्कुलर, और ये भी कहता है कि पहले में चक्कर लगाएगा सर्कुलर, लेकिन आगे जाके चेंज हो जाते हैं दोनों। तो पता लग जाएगा ना आपको समानता क्या है, असमानता क्या है। इसके अलावा किस प्रकार सिद्ध किया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये बात थी भैया डे ब्रोगली के बारे में। किसके बारे में थी, डे ब्रोगली के बारे में। अगले वाले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है भाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। उस टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। इंग्लिश में बात करें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। क्या पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देने वाला साइंटिस्ट तो हाइजेनबर्ग था और ये अनिश्चितता के ऊपर आधारित था, इसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। इस अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में हमें काफी कुछ बातें करनी है, तो अगले वाले लेक्चर में तैयार रहना आप। मैं बताऊंगा आपको कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता जो सिद्धांत है वो कैसे दिया गया और इसे हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग ले सकते हैं। ये अपने दैनिक जीवन के ऊपर आधारित है भाई, बताऊंगा मैं आपको। जब अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे बताया जाएगा आपको कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। जब तक के लिए धन्यवाद।